नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। रामपुर में आजम खान ने बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी को एहसान फरामोश तक कह दिया है। वहीं घनश्याम ने भी पलटवार करके कहा है कि जहां सम्मान नहीं वहां पर रहना नहीं। मैंने 12 साल उन्हें दिए, बदले में क्या मिला? न्यूज 18 से खास बातचीत में जहां आजम ने इशारों में अखिलेश और शिवपाल की दूरियां मिटाने की कोशिश करने की बात कही है, वहीं यह कहना भी नहीं भूले कि इंतकाम की राजनीति ठीक नहीं। सत्ता और मौसम बदलते रहते हैं, तो सवाल यही कि क्या आजम के गढ़ में सेंध लगा पाएगी बीजेपी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर उपचुनाव की जंग, एहसान फरामोश कौन? और उधर से एक एहसान फरामोश है जिसके लिए टिकट मैंने हेलीकॉप्टर से मंगवाया था। वो समाजवादी पार्टी का एमएलसी था। हेलीकॉप्टर से मंगाया था टिकट, क्योंकि टिकट किसी और को हो गया था। मैंने उसके लिए जिद की थी। देश के संविधान की रक्षा कैसे की जाए, देश में जो इस तरीके का इस वक्त बारूद जैसा या केरोसिन जैसा बिछा रखा है, सांप्रदायिक सोच के लोगों ने, उनसे लड़ा कैसे जाए, इन सारे विषयों पर भी अगर आजम खान साहब बोले तो बेहतर हो। अखिलेश शिवपाल की दूरियां मिटाएंगे आजम? अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन कोशिश करूंगा इस बात की कि बिखरे हुए तिनकों को एक बार फिर आशियाना बनाने के लिए तैयार किया जाए। क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही वक्त है कि दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए? देखिए, जब आ जाए तभी सही वक्त है। इस तरीके से पूरे देश भर में सीबीआई ईडी की कार्रवाई केवल और केवल राजनीतिक विरोधियों पे होती है, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है। जहां तक माननीय शिवपाल यादव जी का प्रश्न है, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि समाजवाद की लड़ाई को जो आगे बढ़ाने का काम करेगा, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करेगा, उसका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। रामपुर और आजमगढ़ बीजेपी की कितनी टक्कर? कि इस मुल्क की अक़लियतों को, जिसमें खासतौर से मुसलमान हैं सबसे बड़ी तादाद में, पिछड़े हैं, दलित हैं, इन्हें ज़मीन का बोझ बनाकर रखना है या इनसे कोई काम लेना है? हाँ, साजिश तो यही है कि इन्हें ज़मीन का बोझ बनाकर रखा जाए और इनको नमक देकर नमक हलाल बनाया जाए, और वो नमक भी सरकार के खजाने से मिलता है, किसी की जेब से नहीं मिलता। जनता को गुंडा, माफिया, जमीन को कब्जा, डकैती करने वाले लोग नहीं चाहिए। और ये सब लोग देख लिया, जनता जाग गई है। जनता पूज्य महाराज जी के साथ देखना चाह रही उत्तर प्रदेश का विकास, उसमें आजमगढ़ अछूता है। अब आजमगढ़ और रामपुर जीतेगा, कमल खिलेगा। यहाँ इंतकाम की राजनीति, उपचुनाव में क्या रणनीति? हो सकता है हमें सीख मिले इससे कि राजनीतिक इंतकाम अच्छी बात नहीं है, और सत्ता की दावेदारी और ठेकेदारी किसी की नहीं है। सैकड़ों बरस मुगल रहकर चले गए, जिन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक बहादुर शाह जफर भी होंगे। को तमाम उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई प्रशासन ने की है। तो निश्चित रूप से जब कार्रवाई कोई क्लू मिला है तो उस आधार पर हुई है। तो कार्रवाई हुई है, तो अब अपने आप को एक तरीके से शहीद दिखाना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो उपचुनाव की जंग, एहसान फरामोश कौन, और आजम खान के शब्दों का आखिर यहाँ पर मतलब क्या है? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए ओपी सिंह हमारे साथ हैं, मीसम जैदी समाजवादी पार्टी के समर्थक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक मिश्रा हैं, प्रवक्ता प्रसपा के, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो ओपी सिंह जी, रामपुर और आजमगढ़, दो जगह उपचुनाव होने जा रहा है, कैसी रणनीति है? और आजम खान साहब, ऐसा लग रहा है अब उनकी बातों से जैसे कहीं शिवपाल और अखिलेश को करीब लाने में वो एक सूत्रधार ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की मुश्किल बढ़ जाएगी। जी आस्था जी, आजम खान जी की जो रणनीति है, जो राजनीति है, जो बड़बोलापन है, और इस चुनाव में जो आपने अभी बताया कि उन्होंने कहा कि मुसलमान और दलित ये कहीं बोझ न बन जाए, तो आजम खान तो पहले ही जो है रामपुर में गरीब मुसलमान और गरीब दलितों का
250 बीघा जमीन इन्होंने भूमाफिया के रूप में कब्जा कर लिया जवाहर विश्वविद्यालय के नाम पर, जिसको हाई कोर्ट ने अभी जिलाधिकारी रामपुर को आदेश दिया कि वो सारी जमीनों को जो है जिला प्रशासन अपने कब्जे में लिया और जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। देखिए, आजम खां का बड़बोलापन किसी से छिपा नहीं है। आजम खां ने अगर भाजपा प्रत्याशी को एहसान फरामोश कहा तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आजम खां जब से राजनीति में आए हैं तब से बड़बोलापन उनका जग जाहिर है। ये वही आजम खां है जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। ये वही आजम खां है जिन्होंने जयप्रदा को भी एहसान फरामोश कहते हुए उनके अंग वस्त्र का कलर तक बताया। ये वही आजम खां है जिन्होंने ये कहा था कि मेरी सत्ता आने वाली है और यही अधिकारी हमारा जूता पालिश करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। एहसान फरामोश तो आजम खां है जिन्होंने जिन दलितों और मुसलमानों को कहते हैं कि हमने इनके वोट पर हम इधर ही बार विधायक और सांसद बने, उनको दिया क्या? उनकी जमीनों को इन्होंने जवाहर विश्वविद्यालय के नाम पर कब्जा कर लिया। तो एहसान फरामोश तो ये दूसरा कोई नहीं। दूसरी बात, ये जो आजम और ये शिवपाल और अखिलेश की बात आस्था जी कर रहे हैं, इसको गहराई से सोचिए। इसमें आजम खां की दो रणनीति, हालांकि समाजवादी पार्टी का मामला हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों के साथ लुका छिपी का खेल कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी को, प्रदेश को बताना चाहते हैं कि मेरे साथ शिवपाल भी है, मेरे साथ अखिलेश भी है। ये शो करना चाहते हैं कि मेरे बिना अखिलेश का भी अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना शिवपाल का अस्तित्व नहीं। और जैसा रामपुर का चुनाव है वही हुआ, जो समाजवादी पार्टी की आदत है, आजम खां की आदत है। MY का नारा दिया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत रामपुर का विकास, आजमगढ़ का विकास, और जनता जानती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा, वरना ठीक है ओपी सिंह जी, तो आप सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर आगे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामपुर वो जगह है जहां आजम खान का दबदबा रहा है। लगातार वो खुद यहां से 9 बार विधायक रह चुके हैं। मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जैदी, ये बताइए, एहसान फरामोश कौन है? यहाँ घनश्याम लोधी पर आरोप लगाए आजम खान ने, तो अब भाजपा ने पलटवार किया है कि आजम खान पहले खुद अपने गिरेबान में झांके और देखे कि उन्होंने किसके साथ एहसान फरामोशी की है। जिनसे वोट मांगते हैं उनके लिए किया क्या है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है मीसम जैदी। तो लग रहा है फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे मीसम जैदी, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक मिश्रा जी, आप बताइए, यहाँ आजम खान इशारों में कह रहे हैं और जिससे अब निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को करीब लेकर आएंगे। तो बताइए, बीते दिनों जो जंग आपने छेड़ी थी, तो क्या ये माना जाए कि अब पूर्ण विराम लगने वाला है, और वो भी इस तरह? अब देखिए, जो जंग हमारी थी, जो जंग लोहिया और जयप्रकाश की विरासत को बचाने की थी, उस जंग, वह जंग तो एक तरीके से सैद्धांतिक सूचिता का अभियान है। वो अभियान को चुनावी चीज़ों से अलग रखना चाहिए। वो हमारा एक सैद्धांतिक अकीदा है, एक विश्वास है। अब आइए यहाँ तक, जहाँ तक आजम साहब की शब्दावली की बात है, तो हम तो आजम साहब का इंतज़ार कर ही रहे हैं। जब वो विक्टिम थे, जेल में थे, तो मुझे लगता है कि श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी के अलावा शायद ही कोई बड़ा नेता, यहाँ तक कि श्री अखिलेश जी भी उनसे खुलकर मिलने नहीं गए। सिर्फ शिवपाल जी गए और एक जनमानस में आजम खान का मुद्दा बनाया। तो जेल से निकलने के बाद तो उन्हें तो सबसे पहले शिवपाल जी के यहाँ के उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था। खैर छोड़िए, हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं अपने आप को उलझाते हैं। वो हमारा काम था, हमने किया। अगर आजम साहब चाहते हैं कि दोनों पक्ष एक हो, तो हम, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। वो दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन इसके लिए नरोवा कुंजरोवा में बोलने की जरूरत नहीं है। सीधे सपाट शब्दों में कहें और सीधे सपाट शब्दों में पहल करें। खैर, आज रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। यह है असली और प्रगतिशील समाजवादियों की उपेक्षा का परिणाम और उसकी परिणति।
तो मैं एक बार 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 कहना चाहूंगा, ठीक है। खैर चुनाव में कोई जीते कोई हारे, उससे बड़ा प्रश्न ये है आस्था जी, आप पत्रकारिता में हैं, सहाफत में हैं, सहाफी हैं, आपके एक एक शब्द को लाखों हजारों लोग देखते हैं। राजनीतिक में एक एक व्यक्ति जब बोलता है तो उसे हजारों लाखों लोग सुनते हैं। बड़ा नेता है बड़े लोग सुनते हैं, छोटा नेता है छोटे लोग सुनते हैं, लेकिन वो सामूहिक वक्तव्य हो जाता है। वहाँ चाहिए कि हर शब्द का सलीके से उच्चारण हो। आजम जी ने कहा कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो एहसान फरामोश हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने उनकी आलोचना की और आलोचना करते हुए आजम साहब को भी एहसान फरामोश बोल दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी का वह वाक्य मैं दोहराना चाहूंगा कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए, मर्यादाएं रखनी चाहिए, और अगर आजम साहब कोई पहल करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन वह पहल दबदबा के नहीं होनी चाहिए, रुके छुपे नहीं होनी चाहिए, खुले तौर पे होनी चाहिए, नरोवा कुंजरोवा पद्धति में नहीं होनी चाहिए। हम उनका साथ देंगे, ठीक है, पहले भी दिया है आगे भी देंगे। ठीक है दीपक जी, आगे हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन निरंजन पोद्दार जी भी है राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, जो जिक्र प्रसपा की तरफ से किया जा रहा है और जो बयानबाजी हम आजम खान की तरफ से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो समय आ गया है कि जब रामपुर और आजमगढ़ जैसी जगहों पर सपा को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, जिन सीटों के लिए, जिन जिलों के लिए कहा जाता था कि ये तो हमेशा से ही सपा के साथ रहे हैं, आज वहां लड़ना पड़ रहा है? आप हमें सुन पा रहे हैं निरंजन जी? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश उन्हें करेंगे। इस बीच मीसम जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीसम जी, सवाल मेरा आपसे यही था, पहले आपका ऑडियो चला गया था कि एहसान फरामोश यहां पर कहे जाने की बात हो रही है आजम खान को भाजपा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भाजपा के जो कैंडिडेट है रामपुर से, उनको एहसान फरामोश का भाजपा की तरफ से पलटकर आरोप लगाया गया है कि एहसान फरामोशी तो वो दरअसल उस एमवाई के साथ कर रहे हैं जिनसे वो वोट लेते हैं। कितने लोगों का भला किया, वोट लेने के बाद क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की 9 बार से विधायक रहे हैं हमारे माननीय आजम खान जी, तो जाहिर बात है कि बगैर के जनता के बीच ये नहीं हो जाता है। और रही बात एहसान फरामोश कहने की, तो ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है, तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रकरण में उन्होंने कोई मदद की होगी जिसके बदले उनको आखिर में एहसान फरामोश कहना पड़ा। हो सकता हो कि लोधी जी ने कोई उनसे एहसान लिया हो और उसको चुकता करना तो बहुत दूर है, उसके साथ साथ फरामोशी अंजाम दिया, तो उसे एहसान फरामोश कहा जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये कह करके भी हर बात पे समाजवादी पार्टी की और चाचा शिवपाल जी के बीच में कूद जाती है कि ये इनके व्यक्तिगत मामला, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये कहते हुए भी ये इसमें मकसद रखते हैं और हमेशा हमारे बीच में ये इन्वॉल्वमेंट रखते हैं हमारी किसी भी अंदरूनी मामले में, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और ये देश और ये प्रदेश देख रहा है कि आप किस तरह से किसानों का उत्पीड़न कर रहे थे, अब जवानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्पीड़न करना इनकी पुरानी आदत बन गई है और दूसरे दलों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ, तीसरा दूसरों के खिलाफ आप फोड़ने का काम करते हैं और करते आ रहे हैं। रही बात उपचुनाव की, तो मैं आपको ये बताता चलूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो चाहे रामपुर का चुनाव हो या आजमगढ़ का चुनाव हो, हमारी जीत निश्चित है, भारी मतों से जीत होगी। मीसम जी, आप दावा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं कि आजमगढ़ है, रामपुर है, जीत आपकी निश्चित है, लेकिन प्रसपा की तरफ से अभी अभी दीपक मिश्रा ने ये बात कही और मैं आपके सामने रख देती हूँ। उनका कहना है कि आज ये नौबत आ गई है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, आपको एक्चुअली फाइट करना पड़ रहा है उन जिलों में जो कहा जाता था हमेशा से यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है, और ये सब कुछ हुआ है प्रसपा से अलग होने के बाद। देखिए, दीपक मिश्रा जी बड़े प्रवक्ता है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बात करता हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि हमेशा किसी का दबदबा लोकतंत्र में नहीं रहा है। लोकतंत्र के अंदर सरकारें आती जाती हैं, हार जीत लगी रहती है, हमेशा और सदैव के लिए लोकतंत्र में कोई नहीं आया है। ये कोई राजशाही नहीं है, ये जनताशाही है। तो जनता समय समय पर लोगों को बदलती रहती है और जनता किसी का भी अहंकार नहीं समझती है और ना ही वो चाहती है। लिहाजा हर चुनाव के लिए मेहनत करना चाहिए और समाजवादी पार्टी हमेशा बूथ स्तर से लेकर प्रधानी के चुनाव से लेकर के
और सांसद जी के चुनाव तक हमेशा सदैव तत्पर रहती है और उसी मेहनत शिद्दत के साथ रहती है जैसे हर चुनाव। इसका जवाब दीपक मिश्रा देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। निरंजन जी, क्या लग रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, सबकी नजर है आजमगढ़ पर, रामपुर जहां से आजम खान खुद 9 बार विधायक रहे हैं, आजमगढ़ जिसकी 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने अभी विधानसभा चुनाव में निकाली हैं, लेकिन इन जगहों के लिए कहा जा रहा है कि उपचुनाव में फाइट करनी पड़ रही है सपा को। क्यों? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रसपा साथ थी, अब वो अलग है। आजम खान भी बीते दिनों नाराज रहे, तो ऐसे में उनको लेकर भी कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। क्या आकलन है आपका? देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से आजम खान के प्रति वहां पे थोड़ी सहानुभूति जरूर है रामपुर के अंदर, क्योंकि वो जिस तरीके से जेल में रहे और एक वर्ग के वहां पे आपको पता है कि बहुत संख्या में मतदाता वहां पे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से, और रामपुर वैसे भी आजम खान का गढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से देखिए पलड़ा तो वहां समाजवादी पार्टी का भारी निश्चित रूप से है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपने घनश्याम लोधी जी को उतारा है और ये आजम खान के पुराने सहयोगी रहे हैं और उनका हर दाव पेच ये वाकिफ है, तो कहीं ना कहीं, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, उपचुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जो सत्ताधीश जो पार्टी होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पब्लिक के बीच में जाता है, क्योंकि पब्लिक उसी पार्टी को वोट देना चाहता है जिस पार्टी की सत्ता राज्य में और केंद्र में हो। उससे क्या होता है ना कि उसको पता है कि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। तो निश्चित रूप से देखिए वहां पे रामपुर में तो मैं कहूंगा कि पलड़ा जो है वो बड़ा टक्कर कांटे की होनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें आजमगढ़ के अंदर, तो आजमगढ़ के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को उतारा है और अखिलेश यादव जी ने अपनी विधानसभा को बचाते हुए, विधानसभा सीट को बचाते हुए लोकसभा सीट से अपना त्याग पत्र दिया, तो कहीं ना कहीं देखिए इसका जनता के ऊपर एक जरूर नेगेटिव इफेक्ट होता है। जनता ये सोचती है कि भाई हमने इतने बड़े व्यक्ति को, इतने बड़े चेहरे को हमने यहाँ पे वोट देकर के हमारा प्रतिनिधि बनाया था, संसद में हम उनको भेजा था, और वो उन्होंने जो है अपनी राजनीति को महत्व देते हुए हमारे क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहूंगा, निरहुआ जो है जिस तरीके से अभी पीछे उनका बयान आया था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद में जैसे अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी ने नहीं छोड़ा, वैसे ही मैंने आजमगढ़ को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तो उससे लेके भाजपा के अपने बड़े दावे हैं, समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक और इस सीट को जो हमेशा जीतती आई है उसके भरोसे आगे चल रही है और ये मान रही है कि उसकी रणनीति इस बार भी कामयाब होगी। मीसम जैदी, आजमगढ़ में कहा जा रहा है कि टक्कर जबरदस्त है, क्योंकि देखिए भाजपा के भी तमाम चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, राज्य से जुड़े हुए मंत्री हों, खबर तो ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां आएंगे, उससे पूरी ताकत झोंकी हुई है। निरहुआ दावा कर रहे हैं कि पिछली बार चुनाव हारने के बाद से उन्होंने छोड़ा नहीं आजमगढ़ को, वो रेगुलर यहां पर आते जाते रहे हैं। इसके अलावा इस बार बसपा भी यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, गुड्डू जमाली को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर आप वोटर्स और वहां के जातिगत समीकरण को उठा करके देखें तो आपको लग रहा है कि आजमगढ़ की जंग उतनी आसान नहीं होने जा रही अब की बार? देखिए, ये कोई नया नहीं है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, हमेशा से वो चुनाव में सक्रिय रहते हैं और वो आके डेरा डाल लेते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में कमी महसूस होती है कि वो जनता के बीच में वो काम नहीं कर पाए, तो हो सकता है आकर के मान मनोबल करने के लिए लग जाए। ठीक है, उनकी ताकत है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, वो सब मैं मानने के बावजूद भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आस्था और जो काम करने का जुनून और जो ताकत हमारे राज्य अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास है वो किसी नेता के पास नहीं है। और रही बात वहां के बीजेपी के कैंडिडेट की, तो उनकी तो आप बात ही मत करिए, वो तो निरहुआ जी पहले भी कह चुके हैं कि लिपि के लेख पर पैर रख देते हैं, वो तो विधि के विधान को बदल देते हैं, तो वो तो इतने बड़बोले नेता हैं कि उनका तो कोई जवाब भी नहीं। और पिछली बार भी उनको मुंह खाना पड़ी थी, आपको याद है, और अब की बार भी ऐसा होगा। और अब की बार मुझको लगता है जिन चलचित्रों में वो काम करते हैं वहां से भी रिटायर कर दिए जाएंगे और उनका इतिहास और राजनीति से उन्हें संन्यास दे देना चाहिए, और नहीं तो उनको भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ से राजनीति को मुक्त कर दे। ओपी सिंह जी जुड़े हुए भाजपा प्रवक्ता। ओपी सिंह जी, बताइए कि इतना जोर आजमगढ़ में लगाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे, केंद्र से जुड़े मंत्री वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं, यूपी सरकार के मंत्री, कई सांसद आजमगढ़ में जुटे हुए हैं, तो दिक्कत हो रही है आजमगढ़ में, जोर आजमाइश करनी पड़ रही है, इतनी मुश्किल रहा आपको नजर आ रही है फिलहाल वहां पर? आस्था जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि इनके यहाँ तो जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। भैया, हमारे पास तो जो है कम से कम केंद्र और प्रदेश मिला के 50 ऐसे नेता लोकप्रिय हैं जो देश के कोने कोने चुनाव में जाते हैं। आपकी पार्टी में क्या है?
कुल परिवार ही पार्टी या पार्टी ही परिवार है। कुल मिलाकर के 4 नेता, 4 में 1 निकल गए, बचे 3 नेता। 3 नेता में वो भी एक अखिलेश यादव है। तो जहां परिवारवादी व्यवस्था है वहां नेता कहां पैदा हो। आजम खां को तो जब चुनाव आया तब ना महत्व दिया। इसके पहले आजम खां को क्या करते थे? बगल में सीतापुर, बगल में रामपुर, लखनऊ मिलने तो नहीं गए। रामपुर चुनाव का जैसे ही ऐलान हुआ वो सीधे भागे। हमारे यहाँ काम बोलता है, काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना किया गया है कि लोग कार्यों के आधार पर ही उनको चुनते हैं। तो हमें भागने की और देश की जनता के पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी ने क्या नारा दिया? यम वही, और कहा क्या? पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में तो भाजपा का पत्ता साफ, चौथे में वो लड़ाई में आएंगे। क्या चुनाव परिणाम हुआ? किसकी बदौलत चुनाव लड़े? ये देखिए, प्रदेश की जनता अब परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुकी। और हमारा साथ सबका विकास की वजह से 2014 का चुनाव जीते, 17 का जीते, 19 का जीते, 22 का जीते। इसके पहले उपचुनाव हुआ, 7 सीट में मात्र 1 सीट महली जौनपुर की मिली थी। ये दोनों लोकसभा सीट इस बात का प्रमाण है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत है। वो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति में ठीक है ओपी सिंह जी। दीपक मिश्रा जी को लेकर आना चाहूंगी मैं डिबेट में। ठीक है, दोनों जगह केवल परिवार का ही बोला बाला है। क्या पार्टी में परिवार के अलावा रामपुर, आजमगढ़ में कहीं और कोई नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? ठीक है ओपी सिंह जी, आपने 2 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोला। दीपक मिश्रा जी, जैसा कि विश्लेषक भी मान रहे हैं कि उपचुनाव में कई बार जनता इस लिहाज से भी सोचती है कि सत्तारूढ़ दल जो है कई बार मन बना लेती है कि हमारा शायद सर्वांगीण विकास के लिए जिस पार्टी की सरकार बन चुकी है, यदि वोट वहां चला जाए तो वोट की बर्बादी ना हो। तो उपचुनाव में कई बार नतीजे उलट भी आते हैं। देखिए, उपचुनाव का बड़ा असर होता है लोकमानस पे। और जब मुख्यमंत्री जी खुद जा रहे हैं, भाजपा ने अपनी पूरी टीम बैठा दी है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाई अखिलेश जी को गृह मोह का त्याग करके चुनावी मैदान में उतरना इसलिए भी चाहिए कि वो वहाँ के सांसद हैं। आजमगढ़ की जनता ने उन्हें अपना वोट दिया था और वो उस वोट के न्यासी हैं, तो जाना चाहिए। ये कहना कि दाएं बाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, ये सही है कि सरकार उपचुनाव जीतकर अपनी धुनक को बढ़ाना चाहेगी, और इसके बाद जो चुनाव है वो तो लोकसभा का ही तो चुनाव है, तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पहली बात, युद्ध पूरी मनोभाव से लड़े जाते हैं, कांपते हाथ से तलवार नहीं उठाया जाता। अब आइए उपचुनाव का असर। 1963 में एक चुनाव हुआ था, 4 जगह चुनाव हुए थे, और उसी 4 जगहों पे एक पंडित दीनदयाल जी को छोड़ के बाकी तीनों जगह आचार्य जेपी कृपलानी, भारत रत्न जेपी कृपलानी, डॉक्टर लोहिया और मीनू मसानी जीते। तब पहली बार लोगों के दिमाग में ये आया कि कांग्रेस भी हार सकती है। और आप देखिए, 67 में आते आते 9 जगह सरकारें पलटी और 77 तक आते आते कांग्रेस की सरकार पलट गई। अब उस चुनाव में जौनपुर से दीनदयाल जी लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि आप पंडितों के गांव में चले जाइए, इसलिए कि आप पंडित हैं। दीनदयाल जी ने क्या कहा था? दीनदयाल जी ने कहा कि नहीं, अगर मैं वहां जाऊंगा सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते वोट मांगने, तो मेरा सिद्धांत हार जाएगा। और भाजपा देखिए कितनी कुटिलता पूर्वक, मैं बेशर्मी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, ना करना चाहिए, राजनीतिक लोक जीवन में सबका सम्मान होना चाहिए, बड़ी कुटिलता के साथ जातिवाद का किस तरीके से प्रयोग कर रही है। कहीं यादव, कहीं मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। बचना चाहिए। आप राष्ट्रवाद पे वोट मानिए, खुली बहस पे वोट मानिए। आप बताइए कि आपने निर्यात को आपने दुगना कर दिया, फिर हम बताएंगे कि आपके नाते 24.2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो गया। तो एक सार्थक बहस, वादे जाते तत्वबोध है। ये क्या है? उसी जात के अंधकूप में आप देश को ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं। ठीक है दीपक जी, छोटी बातें नहीं करें, ठीक है, बचें इससे। ओपी सिंह जी, अगर रामपुर के रण की बात की जाए तो आपको लगता है कि सपा समर्थक या आजम खान समर्थक ये भी मान के चल रहे हैं कि एक सिंपैथी फैक्टर, एक सिंपैथी वेव जो है उनके साथ जरूर रही होगी, अपने वोटर्स तक वो ये संदेश दे पाए होंगे कि देखिए इतने वक्त तक जेल में रहा, बीमार रहा, और मैंने तो ये यूनिवर्सिटी बनाई अपने घर, जैसा वो कहते रहे कि मैंने किसी अपने फायदे के लिए तो नहीं बनाई, लोगों के लिए और गरीबों के लिए इसमें काम होगा इसके अंतर्गत। तो आपको लग रहा है कि ये सिंपैथी वेव जो है वो आजम खान के लिए काम करेगी रामपुर में? और पहले भी आप देखें तो वो 9 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से। के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी उसके साथ होती है जो त्याग करता है, सिंपैथी उसके साथ होती है जो गरीबों के साथ होता है।
हमारी केंद्र प्रदेश की योजनाएं आज गरीबों के साथ है, इसलिए देश और प्रदेश के गरीब हमारे साथ है। पूर्ण बहुमत 37 साल बाद हमारी सरकार दोबारा बनी, हमने रिकॉर्ड काम किया। उन्होंने क्या किया, जब वो सत्ता में थे तो चलती उनकी थी, सेकंड मुख्यमंत्री वही कहे जाते थे। आप ये बताइए कि जिन गरीब और जिन मुसलमानों की जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा जैसे पवित्र के नाम पर, वहां किस प्रकार की संपत्ति है। आप ये बताइए कि हाई कोर्ट ने तक इसको माना कि नहीं माना कि ये जमीन जो है दलितों और मुसलमानों की है। आपने उनको सताया, आपने कब्जा किया, आपने बुलडोजर चलाया, आपकी सत्ता थी, कोई कार्रवाई हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार, और सुनिए, जो ये मुकदमा गिनाते हैं, ये जमीन का मुकदमा किसने कायम कराया? दलितों और मुसलमानों ने कायम कराया। दूसरी बात, इनको अहंकार क्या है? इनको अहंकार है अपनी जात के वोटों पर कि हमारे पास इतने मुसलमान हैं, इतने यादव। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और यादव के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती, वो तो मानती है कि हमारे सभी मतदाता हैं, हम सबके साथ सबका विकास। और उसकी जितनी योजनाएं हैं वो न तो जात देखती है, न पात देखती है, न धर्म देखती है, न क्षेत्र देखती है। वो केंद्र प्रदेश की सारी योजनाएं सब लाभ ले रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बसपा की सरकार नहीं है। ठीक है, आपने आरोपों की झड़ी लगा दी। मीसम जैदी भी हमारे बीच में है, सपा समर्थक। मीसम जी, जवाब दीजिए इस बात का। यहाँ पर साफ कहना है कि करप्शन को भी जनता ने देखा। जौहर यूनिवर्सिटी की आड़ में जिन यतीमों ने मुकदमे दर्ज कराए या जिन मजलूमों ने केस करवाए आजम खान पर, वो भी तो हैं बताने के लिए कि कितना करप्शन हुआ यहाँ पर। टेप रिकॉर्डर की तरह ये बजते चले जा रहे हैं। सिंह साहब लगातार आवाज उठा रहे हैं आजम खान जी के खिलाफ। दरअसल ये आजम खान जी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, जिन्होंने मुकदमे लिखा है उसका तो अंजाम आपने देखा था क्या हुआ था। कोर्ट ने इनको कैसी फटकार लगाई, जिसके बाद माननीय आजम खान जी जेल से बाहर निकल के आए। ये तो झूठे मुकदमे लगा ही रहे, तो झूठे आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं। तो मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीजों चाहते हैं कि दलित और मुसलमान न पढ़े, अनपढ़ रहे। दरअसल ये इनकी बात की है कि जौहर यूनिवर्सिटी बन जाने से वहां पर दलित और मुसलमान पढ़ेंगे, लिहाजा जब पढ़ेगा इंडिया तो आखिर में इनसे हक मांगेगा, अपना सवाल करेगा। और जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहते ही नहीं है। दरअसल इनको फटकार हाईकोर्ट से एक एक करके बात रखिए आप दोनों। आपके अंदर हिम्मत है, लगातार ये फटकार रहे हैं आपका जी, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी किस एक एक करके बात रखिए आप दोनों। मैंने सबको बराबर टाइम दिया है, सबको बराबर वक्त दिया है बोलने के लिए। रामपुर के अंदर इनको क्या हासिल होने वाला है, जनता इनके साथ क्या करने वाली है, और जनता पढ़ेगी भी और जौहर यूनिवर्सिटी जो है अपना जौहर। ठीक है, ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी बात पूरी कर ली, आप दोनों ने अपनी बात पूरी कर ली, शांत हो जाइए। निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि अब इस डिबेट को मुझे क्लोज करना है। आजमगढ़ और रामपुर, क्या लग रहा है आपको कि उपचुनाव इस वक्त सपा और भाजपा दोनों ही जीतकर एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, तो यहां किसकी रणनीति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से आस्था जी, ये चीज सबको पता है कि जो उपचुनाव है इसका वैसे सरकारों के ऊपर या सरकार बनाने और गिराने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इससे एक नेता की या एक नेतृत्व की इसके अंदर एक प्रगाढ़ता होती है, एक छवि होती है। और इन दोनों उपचुनावों को अगर हम लेके बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी लिस्ट पे है, क्योंकि दोनों सीटें परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के साथ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को अगर नहीं ले पाती है, नहीं निकाल पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत ज्यादा ख्याति खराब नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें या दोनों में से एक सीट भी अगर निकाल लेती है आस्था जी, तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक ब्लंडर माना जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में उनके द्वारा खाली करी हुई सीट को भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीन लिया, और उससे योगी आदित्यनाथ जी भी अपना एक राजनीतिक कद बढ़ाने में कामयाब होंगे, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जो है वो हमलावर स्थिति के अंदर इसके अंदर होगी राजनीतिक रूप से। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चाहे रामपुर की हो या आजमगढ़ की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति चल दी है। चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। असल फैसला जनता को करना है, लेकिन हाँ, हर कीमत पर भाजपा और सपा ये सीटें अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि इसकी जीत के पीछे 2024 के लिए संदेश छिपा होगा। महाबहस में इतना ही।